नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आप सभी के लिए एक ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूं, जो कि जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आप देखें एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, किसी भी स्टेट की पुलिस का हो, ठीक है, डिफेंस के एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें जहां जहां ज्योग्राफी पूछी जाती है, आपके लिए ये लेक्चर सीरीज इंपोर्टेंट होगी। यानी कि इंपोर्टेंट क्या, आपको एग्जाम क्रैक करने में ये काफी ज्यादा सहायता करेगी। ठीक, तो अपन ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं क्या, जो जियोग्राफी है या ज्योग्राफी है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो, जो जियोग्राफी है इसमें दो शब्द हैं, एक तो है जियो और दूसरा है ग्राफी। तो जो जियो है, इस जियो का अर्थ होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। इसका क्या मतलब है, पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना, यानी कि एक ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करें, ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझना चाहिए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। और इस जियो से ही शब्द बना एक जियोइड। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड शेप, इसको कहते हैं भू आब, है ना। भू आब क्षेत्र है, यानी कि पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड शेप है। ठीक है, तो जियो से मतलब ही क्या होता है, पृथ्वी का। ठीक है, तो इतना आपको देखना है। अब हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी को अध्ययन की दृष्टि से तीन भाग में बांटा जाता है। कितने भाग हैं, तीन। एक है, इसे कहते हैं अपन भौतिक भूगोल। कौन सा भाग है ये, भौतिक भूगोल। इंग्लिश में कहते हैं इसे फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये क्या होता है अभी बताते हैं आपको। एक होता है विश्व भूगोल, ये अपन ने अध्ययन की दृष्टि से बांटे हैं, है ना। और एक होता है भारत का भूगोल। अपन फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें या भौतिक भूगोल की बात करें, तो एक ऐसा भूगोल की शाखा है जिसमें हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। यानी कि इसमें हमारी एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। जैसे इसमें हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, पृथ्वी पर पठार कैसे बने हैं, पर्वत कैसे बने हैं, महाद्वीप कैसे बने हैं, कैसे खिसक रहे हैं वो, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आती है, हवाएं कैसे चलती हैं, बरसात कैसे होती है, कोहरा कैसे पड़ता है। यानी कि जो भी साइंटिफिक चीजें हैं, जो भी नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, वो पढ़ी जाती हैं किसमें, भौतिक भूगोल में। इसमें हम पढ़ने की साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं। ठीक है, अब बात करें विश्व भूगोल की। इसमें हम पढ़ेंगे विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उसकी स्थिति, और उन पर महाद्वीपों पर कौन कौन सी नदियां हैं, कॉन्टिनेंट पर वहां पे पर्वत कौन से हैं, वहां पे उद्योग कौन से हैं, वहां कौन सी जनजाति रहती है ना। वहां के खनिज, वहां के संसाधन, वहां के पेट्रोलियम उत्पाद, जो भी चीजें होती हैं वहां की, उसके बारे में अपन अपन अध्ययन किसमें करेंगे, विश्व भूगोल में। और भारत के भूगोल को अपन स्पेशली पढ़ेंगे क्योंकि अपन इंडिया में रह रहे हैं, तो ये अपने लिए खास है। और इसमें अपन इंडिया की जो भी नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मिट्टियां हैं, यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, परिवहन व्यवस्था, उसके बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन करते हैं किसमें, भारत के भूगोल में। और मैंने जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसका एनालिसिस किया है, देखा है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस भारत के भूगोल से मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को ही चालू करूंगा, इसके बाद इसको भी कराऊंगा, इसको भी कराऊंगा। आपको क्या करना है, पूरे एक प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और उन नोट्स का आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपको वो कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और नहीं याद होते हैं तो आपके मेमोरी में
सबकॉन्शियस माइंड में इतना तो डाटा सेव हो जाएगा कि आप ऑप्शन को देखकर उसको हिट कर दोगे, है ना। तो आपको उसका बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि सफलता की मेरे समझ में एक ही कुंजी है, वो क्या है? रिवीजन, मेनी टाइम रिवीजन। ठीक, तो आप उसका रिवीजन करें। अपन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि भारत का एक नक्शा क्या है, क्या स्थिति है उसकी, क्षेत्रफल कितना है, उस सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्योंकि अब मैं मैप तो ज्यादा अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन एक रफली मैप बनाता हूँ जिससे आपको कुछ चीजें समझा सकूं। ठीक है, कभी कभी तो सही बन जाता है। तो इंडिया का ये मैप है, इसमें भारत का आपको नक्शा दिख रहा है, और भारत के पश्चिमी भाग में, आप नक्शे पर जानते होंगे, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये भारत का क्या हो जाएगा? नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये भारत का साउथ है, ये भारत का ईस्ट यानी पूर्व है, और ये भारत का वेस्ट है। ठीक है, तो हमने देखा ये भारत का एक नक्शे की दृष्टि, दिशाओं की दृष्टि से भारत का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है। भारत के पश्चिम में एक विशाल जलराशि है, इस विशाल जलराशि का क्या नाम है? अरब सागर। कौन सा सागर है ये? अरब सागर। भारत के पूर्वी भाग में एक और जलराशि है, इसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और जो दक्षिणी भाग है, इसमें एक महासागर है, बहुत बड़ी जलराशि है, इसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है, तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीन ओर से जल से घिरा है, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, और हिंद महासागर से। इस वजह से भारत के दक्षिणी भाग को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। मैं लिख दे रहा हूं क्या कहते हैं इसको, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीप शब्द का अर्थ होता है क्या? एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा लैंड मास जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्योंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो तीन ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, और ये हिंद महासागर है, और इधर एक देश स्थित है, श्रीलंका। कौन सा देश है ये? श्रीलंका। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्थ पॉइंट, कौन सा है? इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि इससे उत्तर में कुछ भी नहीं है, नॉर्थ यही है। ठीक है, सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिण बिंदु, सबसे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी है कहां पर? ये है तमिलनाडु में। कहां पर है? टी एन। टी एन का मतलब है तमिलनाडु। जगह कम है तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया तमिलनाडु। तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। कहां पर है? तमिलनाडु में। अच्छा, कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन। तो चाहे कन्याकुमारी कह लो या कैप कैमोरिन कह लो, एक ही बात है। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिणी कौन सा है? कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु है, उसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। और ये किबिथु, किबिथु है कहां पर? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है ये डियर? अरुणाचल प्रदेश। तो ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी कि ईस्ट पॉइंट कौन सा है? किबिथु। अब भारत के हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गौहर माता। गौर माता भी लिखा है, गौहर माता भी लिखा है, तो इतना कंफ्यूजिंग आप मतलब ऑप्शन नहीं आएंगे कि आप परेशान हो जाओ। गौहर माता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और ये है कहां पर? ये है गुजरात में। कहां पर है ये? गुजरात में। और गुजरात में एक जगह पड़ती है, इस वाले एरिया को कहते हैं सर क्रीक। क्या कहते हैं? सर क्रीक।
तो गुजरात के सर क्रीक में एक पॉइंट है जिसका नाम है गौहर माता। कई बार एग्जाम में सीधा आ जाएगा कि सबसे पश्चिमी स्थान है या जगह है या बिंदु है, सर क्रीक भी सही है। क्यों? क्योंकि उसी का ही एक हिस्सा है ये। ठीक है। और सर क्रीक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है, एक दलदली एरिया है, मार्शी एरिया है। क्यों विवादित है? क्योंकि सर क्रीक में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादास्पद क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखना है, ये भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु हुए। एक बार फिर से देखें, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बिंदु है गौहर माता, जो कि सर क्रीक में स्थित है गुजरात में। ठीक है। तो इतना आपको भारत के बारे में याद रखना है। ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक करके। ठीक। अब अपन देखेंगे क्या, भारत की एक और स्थिति देखते हैं। फिर से मैप में ड्रॉ करूंगा। मैप तो ड्रॉ होता ही रहेगा जब जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब तक। ये भारत का एक रफली मैप है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई है, वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि कितनी है? 3214 किलोमीटर। कहां से कहां तक? उत्तर से दक्षिण तक। पूर्व से पश्चिम भी आपको याद रखना है, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो है 2933। कितनी है? 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। कहां से? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कह लो। और है कहां से? गौहर माता से किबिथु तक। ये भारत की अधिकतम लंबाई है पूर्व से पश्चिम, और ये भारत की अधिकतम लंबाई है उत्तर से दक्षिण। ठीक है। ये आपको बिल्कुल मेमोरी में सेव कर लो कि 3214 उत्तर से दक्षिण और 2933 पूरब से पश्चिम। ठीक है। ये आपको, इतना डाटा आपको एट एनी कॉस्ट याद होना ही चाहिए। ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, इंडिया के बारे में अब अपन को देखना है इसकी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा की क्या क्या कंडीशन है वो अपन को देखनी है। ठीक है। स्थलीय सीमा कह लो, जलीय सीमा जो भी है, अभी अपन चर्चा करते हैं उस पर। अच्छा बनाने की कोशिश करो तो और खराब हो जाता है। ठीक है। एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ, बन जाए तो अच्छा बन ही जाए। काम चलाऊ बन गया। ठीक है। समझना है आपको, समझ लो। भारत की ये एक रफली मैप है। इधर की साइड लगा है अरब सागर, और इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। जो अपना भारत का गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी राज्य है ना दक्षिणी वाले, इन सबका बॉर्डर एक तट के सारे सटा हुआ है। तो इसे कहते हैं जलीय सीमा। क्या कहते हैं? जलीय सीमा। आप ऐसे समझो जैसे ये भारत का मैं बना रहा हूं दक्षिणी हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी। और यहाँ पे जल राशि है जिसका नाम क्या है? अरब सागर। और इधर जल राशि कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। तो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, इसकी सीमा एक महासागर या किसी भी जल राशि के सारे लगी हुई है। इसे कहते हैं जलीय सीमा। इसकी लंबाई पूछी जाएगी एग्जाम में आपसे, वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है। ये क्या होगी? भारत की जलीय सीमा की लंबाई। ठीक है। जलीय सीमा कौन सी है? गुजरात से लेकर, इस गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु,
और उड़ीसा आंध्र प्रदेश से होते हुए जो भी लगी है उसे क्या कहेंगे अपन, भारत की जलीय सीमा है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब आपको दूसरी चीज क्या देखनी है? भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? स्थलीय सीमा एक बार और देख लोगे आप। स्थलीय सीमा भारत की, स्थलीय सीमा कितनी है? यहां से लेकर, इस पॉइंट से लेकर, देखो इधर है जल राशि, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर यहां तक, पूरे तक, ये जो भी पानी भरा है, इसकी वजह से ये वाली सीमा कहां लग रही है? तट के सारे सारे। मैं इसको ग्रीन कलर से डिनोट कर दे रहा हूं आपको। ये देखो, ये वाली जो पट्टी है ना, ये भारत की जलीय सीमा है। ये क्या है? भारत की जलीय सीमा। और इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर, दूसरे कलर से दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस पॉइंट से लेकर, ऐसे करके, इस पॉइंट से लेकर ये पूरा एरिया जो है, ये भारत की है क्या? स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा है ये? स्थलीय। ये तो हो गई जलीय सीमा, और ये वाली कौन सी हो जाएगी? रेड कलर वाली, स्थलीय सीमा। कौन सी है ये? स्थलीय सीमा। इसकी लंबाई एग्जाम में पूछेंगे, 15,200 किलोमीटर। यानी कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधा खोल दें, एक कल्पना करो, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100। दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको इंक्लूड कर दो इसमें। यहां से लेकर यहां तक ये पूरी लंबाई है, इसको बोलेंगे भारत की स्थलीय सीमा। और ये ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाई है, ये है भारत की जलीय सीमा। इसकी लंबाई है 6100। अब ये भारत की मुख्य भूमि है। ये क्या है? मुख्य भूमि। अपना भारत छोटा देश तो है नहीं, कई द्वीपों पर भी अपना अधिकार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप भी है। तो अगर इन द्वीपों की भी जलीय सीमा को इसमें ऐड कर दें अपन, जो अंडमान निकोबार हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, इनकी भी तो अपनी जलीय सीमा होगी, क्योंकि ये जल में स्थित है। तो अगर इनकी जलीय सीमा को इसमें ऐड कर दिया जाए, तो टोटल कितनी हो जाती है? 7516। कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। तो समझो फिर से, 6100 है मुख्य भूमि की। कौन सी है? मुख्य भूमि की। और 7516 कौन सी है? मुख्य भूमि भी इसमें शामिल है, साथ ही साथ में जो कि अपने द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनकी जलीय सीमा भी इसमें शामिल है। यानी कि 6100 तो मुख्य वाली है, और 6100 से बढ़कर 7516 में क्या क्या शामिल है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलीय सीमा भी शामिल है। तो ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन निकला कि भारत की स्थलीय सीमा है 15,200, जलीय सीमा है 6100, और संपूर्ण भारत की जलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7516, यानी कि द्वीपों को मिलाकर। ठीक है, जो कि छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितनी सीमा हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। ठीक है, ये डाटा आपको बिल्कुल नोट कर लो, या माइंड में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, याद होना चाहिए। 15,200 स्थलीय सीमा, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, और कुल जलीय सीमा पूरे भारत की वो है 7516 किलोमीटर। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं, जलीय सीमा है जो 6100, वो मुख्य भारत की है, जबकि 7516 में ये द्वीपों की भी जलीय सीमा शामिल है। ठीक है, ठीक, मतलब 6100 तो है ही है इसमें, साथ ही साथ में इनकी भी इंक्लूडेड है। बस, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। ठीक है, अब अपन एक चीज समझते हैं कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब बोले तो एक काल्पनिक पृथ्वी। काल्पनिक पृथ्वी है तो मैं कहीं भी बना सकता हूं। ये मैंने बना दी एक काल्पनिक पृथ्वी। ठीक है, कौन सी पृथ्वी है ये? काल्पनिक पृथ्वी। अब इसका सेंटर होगा कहीं, और इस सेंटर का कोई पॉइंट ले लिया अपने सेंटर पृथ्वी पर, एक केंद्र, यानी गोले का एक केंद्र होता है, और उससे अपन कोणों को नापना चालू करें, एंगल्स को मेजर करना चालू करें, तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये सीधी रेखा क्या कहलाएगी? 0 डिग्री रेखा। क्योंकि हमने छोटे में बचपन में एंगल बहुत नापे हैं। जैसे हमारे पास एक मैथमेटिकल वो होता है एपरेटस, एक मैथमेटिकल टूल है, इसका क्या नाम है? चांदा या प्रोटेक्टर। इसको हम किसी भी बिंदु पर रखते हैं,
और हमें कोई कोण निकालना होता है तो हम जैसे 1 डिग्री निकालना है, उस पर हम ऐसे करके एक चिन्ह लगा देते हैं, इस रेखा को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी 1 डिग्री। तो ऐसे ही पृथ्वी पर हम 1 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ। एक क्योंकि अपन बोर्ड है छोटा है तो पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ तक कहाँ पहुंच जाएंगे अपन 90 डिग्री पर। इधर से भी देखें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 सो ऑन कहाँ तक आ जाएंगे अपन 90 तक। तो 1 डिग्री इधर भी है, 1 डिग्री इधर भी हो रही, किसके सापेक्ष, इस पॉइंट के सापेक्ष, इस केंद्र के सापेक्ष। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी 1 डिग्री रेखा। ये वाली क्या कहलाएगी 0 डिग्री रेखा, और ये वाली क्या कहलाएगी 2 डिग्री रेखा, 3 डिग्री रेखा। ऐसे ही करते करते अपन कहां तक पहुंच जाएंगे, इस वाले पॉइंट पर आ जाएंगे, और इसे कहते हैं 90 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा है ये 90 डिग्री। हालांकि एक बिंदु के समान है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये 90 डिग्री रेखा है। तो 0 से अपन ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर इन द सेंस उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर बोलो या नॉर्थ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, नीचे की ओर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, और ये कौन सा होता है वेस्ट। तो 0 डिग्री से नॉर्थ डायरेक्शन में आप बढ़ोगे, उत्तर दिशा में बढ़ोगे, तो आपको डिग्रियां ऊपर जाने पर कहां तक पहुंच जाओगे आप 90 तक। एज इट इज आपको नीचे भी आना है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सो ऑन 90 तक अपन यहां भी आ जाएंगे। अंतर क्या है दोनों में, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 3 है, पर फर्क इतना है कि यहां पर n लिखा जाएगा, यहां भी n लिखा जाएगा, इसमें भी n लिखा जाएगा, इस पर भी n लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर s, इस पर s, क्योंकि अपन 0 डिग्री से नीचे की ओर आ रहे हैं, इन द सेंस साउथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है साउथ, ठीक है। और n का मतलब क्या है नॉर्थ, s का मतलब है साउथ। ये है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। 0 डिग्री से ऊपर जाने पर हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, और 0 डिग्री से नीचे आने पर हम कहा जा रहे हैं दक्षिण दिशा में या साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो 0 डिग्री रेखा है, कौन सी रेखा 0 डिग्री रेखा, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इसे, भूमध्य रेखा, या इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इक्वेटर, और इसे ही कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। आप शब्द से ही समझ पा रहे होंगे भूमध्य रेखा, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य से जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी भूमध्य रेखा। और इसका अपन एंगल देखें तो कौन सा है 0 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6 ऐसे करके 90 तक होंगी, और ऐसे ही नीचे भी 90 तक होंगी। तो 90 डिग्री नॉर्थ में है, 90 डिग्री साउथ में भी है, ठीक है। और एक तो बीच वाली हो गई कौन सी 0 डिग्री। मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं ताकि आप अंतर कर पाए, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो। तो ये हो गई कौन सी 0 डिग्री, 90 नॉर्थ में है, 90 साउथ में है, और एक बीच वाली। तो टोटल 181 है, कितनी है 181। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये जो मैंने बोर्ड पर बनाई है 1 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी बना है, इन सबको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड हो गए यानी अक्षांश रेखाएं। सीधी सी बात बोले, पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो कि क्षैतिज हैं। कैसी हैं, क्षैतिज, उन्हें क्या कहेंगे अपन अक्षांश रेखाएं। तो 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में है, एक बीच वाली है। टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं किस पर, पृथ्वी पर। ये भी आपको याद रखना है, कितनी है 181। कई बार एग्जाम में ऑप्शन में आपको 181 ना देकर 179 दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो इसमें घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। 179 भी सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि जो 90 डिग्री रेखा है ये एक बिंदु के समान है। कैसी है? बिंदु के समान। नॉर्थ वाली भी बिंदु के समान है, साउथ वाली भी बिंदु के समान है। तो दो रेखाएं कैसी हैं? पॉइंट लाइक हैं, बिंदु के समान है। 181 में से जब दो घटा दोगे, वैसे तो 181 भी गलत नहीं है, अगर दो को माइनस कर दिया जाए तो कितना आंसर आएगा? 179। दो को क्यों माइनस किया? क्योंकि दो रेखाएं बिंदु जैसी हैं, इसलिए ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर 181 है तो ये सही माना जाएगा, और ऑप्शन में 179 है तो ये सही माना जाएगा। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगी। ठीक है, इतना आपको घबराने की बात नहीं है। तो इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब मैंने आपको क्यों बताया अक्षांश रेखाएं, अब इसमें आपको एक नई चीज और मिलेगी। वो क्या होगी? जैसे अक्षांश रेखाएं जो हैं वो टोटल कितनी है? 181। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 179। ठीक है, ये ग्लोब है, काल्पनिक पृथ्वी है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री। 0 डिग्री पर नॉर्थ या साउथ मत लगा देना, क्योंकि ये तो बीच में ही है। इसके बाद तय होगा, ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ, नीचे जा रहे हैं तो साउथ। 0 डिग्री हो गई। ठीक है, इसके बाद 1 डिग्री भी आएगी, 2 डिग्री आएगी, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके 23 डिग्री भी आएगी, 24 डिग्री तक भी आएगी। ना केवल 24, 90 तक आएंगे अपन। ठीक है, 90 नीचे भी होंगी। तो मैं बात कर रहा था अभी 23 की। 23 और 24 के बीच में जो डिग्री होगी उसे अपन क्या कह देंगे? 23.5 डिग्री। क्या कहेंगे अपन उसे? 23.5 डिग्री। यानी कि 23 और 24 के बीच में जो डिग्री होगी उसे अपन क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री, और बगल में लगा देंगे एन, इसका मतलब नॉर्थ। ठीक है, और ऐसे ही दक्षिण में 23 डिग्री और 24 के बीच में एक और डिग्री होगी, जिसे अपन क्या कह देंगे? 23.5 डिग्री साउथ। समझ पा रहे होंगे बात आप? 0 डिग्री तो है, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, कभी 23 भी आएगा, और 23 और 24 के बीच में क्या होगा? 23.5। 23.5 नॉर्थ। ऐसे ही दक्षिण में 23 और 24 के बीच में क्या होगा? 23.5 साउथ। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि आप सोचो 23 कहां से आ गया। दरअसल में डिग्री 0 से चालू होंगी और 90 तक खत्म हो जाएंगी। यहाँ कौन सी होती है? 90। और यहाँ कौन सी होगी? 90। ठीक है, तो क्योंकि अपन पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसमें आपको सारी डिग्री दिखा पाना उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है, फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सब डिग्री दिखा दी तो आपको समझना है, बस समझने की दृष्टि से आप समझो कि 23.5 डिग्री हो गई, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गई। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। इस वाली को कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इस वाली को कहते हैं मकर रेखा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, अभी ध्यान से समझना। इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना आप, मैं लिखे दे रहा हूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, अब ये रेखाएं खास क्यों है, हमें क्यों पढ़ाई जाती हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, जबकि 90 ऊपर है, 90 नीचे है, एक बीच वाली 181 में से ये इतनी क्यों खास है? उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हमारा जो सूर्य है, सन, सूर्य की किरणें पूरे साल 365 दिन में कभी भी कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाती, ना कभी मकर रेखा से नीचे आती। मतलब सूर्य की किरणें इन्हीं तीन रेखाओं के बीच में रहती हैं। ठीक है, हमेशा कहाँ रहेंगी? इन्हीं तीन रेखाओं के बीच में। मतलब इस पट्टी पर जो देश रहे, कर्क से मकर के बीच में सूर्य की किरणें इनको ठीक तरीके से प्राप्त होती हैं। मतलब इस वाले भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वर्ष में कभी ना कभी पड़ती ही हैं।
कब कब पड़ेंगी? अभी अपने यहाँ उत्तर भारत में सर्दी का मौसम चल रहा था, ठीक है, हमें सर्दी लगती थी, धूप कम निकलती थी। कैसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो भारत देश है, कौन सा देश? भारत। अपना जो भारत है, मैं इसको मिटा देता हूं, वो कर्क रेखा पर बसा है। कौन सी रेखा पर बसा है? कर्क रेखा। ये अपना भारत है और अपना भारत इसी रेखा पर बसा हुआ है। ये अपना भारत है, ठीक। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर निकलती है। इसे कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। मैंने हटा दिया है क्योंकि स्पेस कम था। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर निकलती है, ठीक है। अभी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर थी। कहां पर थी? मकर रेखा पर। अपने भारत में इसकी किरणें तिरछी आ रही थी। कैसी आ रही थी? तिरछी। इस कारण से इस वाले क्षेत्र में तो गर्मी थी, मकर रेखा के आसपास जो भी देश है वहां पर क्या थी? गर्मी थी। यहाँ पर किरणें तिरछी आ रही थी, इस कारण से यहाँ पर ऊष्मा कम थी, इस वजह से गर्मी भी कम थी। फलस्वरूप किसका मौसम था? सर्दी का मौसम था। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब मकर रेखा पर किरणें होंगी तब यहाँ ठंड पड़ेगी, जब यहाँ किरणें होंगी तब यहाँ ठंड पड़ेगी। अब सूर्य की किरणें धीरे धीरे करके कहाँ आ रही हैं? भूमध्य रेखा की ओर आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? भूमध्य रेखा की ओर। और अपने यहाँ आप अनुभव कर रहे होंगे, गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अभी किरणें कहाँ थी? मकर रेखा पर। मार्च का महीना आते आते भूमध्य रेखा पर होंगी और धीरे धीरे करके जून के महीने तक कर्क रेखा पर आ जाएंगी। और आपको पता भी है, मई जून में अपने यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर आ जाएंगी, ठीक है। अपन एक त्योहार भी मनाते हैं, मकर संक्रांति। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन के बाद सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर लौटना चालू कर देता है। सूर्य नहीं आता है दरअसल में, उसकी किरणें लौटना चालू कर देती हैं, रेस, ठीक। तो सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, कर्क से फिर मकर की ओर आएंगी, मकर से कर्क से भूमध्य की ओर और भूमध्य से मकर की ओर। ऐसे समझो आप, जैसे अभी मकर पे थी, मकर से ऊपर आ रही हैं कर्क, भूमध्य की ओर, भूमध्य पर आ गई। भूमध्य से कहाँ आएंगी? कर्क की ओर। हमारे यहाँ गर्मी आ गई। अब ये फिर लौटना चालू करेंगी, फिर भूमध्य पर आ जाएंगी, फिर कहाँ पे आ जाएंगी? मकर पे आ जाएंगी। तो साल में एक बार कर्क पर आएंगी, एक बार मकर पर आएगी और दो बार भूमध्य पे आएगी। क्यों? क्योंकि जब कर्क से मकर की ओर आएगी तो भूमध्य से गुजरना पड़ेगा, और जब मकर से कर्क की ओर आएंगी किरणें तो भी भूमध्य से गुजरना होगा। तो साल में दो बार भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जबकि एक बार कर्क रेखा पर और एक बार मकर रेखा पर। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं, सूर्य की किरणें इन्हीं तीन रेखाओं के बीच में घूमती रहती हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन को सर्दी गर्मी का एहसास होता रहता है, जबकि इस वाले भाग में किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। एक कंडीशन में पहुंचेंगी, जब अपने यहां सूर्य कहाँ जाएगा? कर्क रेखा पर किरणें डालने लगेगा अपनी। जैसे ही कर्क रेखा पर किरणें आएंगी तो यहाँ तिरछी तिरछी पहुंचती हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ 6 महीने दिन होते हैं और इस वाले भाग में तब तक क्या होगी? रात होगी। जब किरणें यहाँ आ जाएंगी इस वाले क्षेत्र में, तब यहाँ दिन हो जाएंगे और यहाँ रात हो जाएगी। यानी कि इसको कहते हैं ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर होती हैं तो यहाँ पर दिन होगा, और जब मकर रेखा पर होंगी तो यहाँ पर दिन होगा, वो दक्षिणी ध्रुव में। तो पेपर में पूछा जाए ध्रुवों पर दिन रात की अवधि में कितना अंतर होता है? 6 माह का। मतलब 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होती है। कहां पर? ध्रुवों पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। बकाया इसके बाद जो भी लेक्चर है मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर निकलती है, और कर्क रेखा क्या खास है ऐसा जिसको हम पढ़ते हैं, और भारत में किस तरीके से एक क्लाइमेटिक डिवीजन या जलवायु का जो वर्गीकरण करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है कर्क रेखा। और साथ ही साथ में जो भी इसके बाद के टॉपिक हैं अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।